नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राकेश, श्वेता, अंशिका, मोहन, श्रेष्मा, संदीप, हंसराज, सौम्या, वंदना, मीनू, तेजस, सुमित, शिक्षा, अंजलि, दिव्या, हिमांशु, अंकित, अंश, संदीप, सुमित, ज्योति, कल्पना, मुस्कान, छाया, निहारिका, अंजलि, श्वेता, संजना, कुणाल और बहुत सारे बच्चे जिनका भी नाम नहीं ले पाया तो दिल छोटा बिल्कुल मत कर लेना कि सर ने नाम नहीं लिया। बेटा सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट एंड पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट से रिलेटेड एग्जाम में सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो अल्फाबेट के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उनके बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो पिछली टॉपिक से तो वो आप मुझे बता दीजिए, और नहीं है तो फिर हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। सब लोग बढ़िया है, ठीक ठाक है भाई, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सर मेरा दिल छोटा ही है। चलो कोई बात नहीं, दिल ही छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे परेशानी आगे जीवन में नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। और इसके पहले देख लेते हैं कि पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। तो पिछला टॉपिक हमने वेन डायग्राम टॉपिक को खत्म किया था, है ना। वेन डायग्राम टॉपिक को खत्म किया था, वेन आरेख टॉपिक को खत्म किया था, जिसमें लॉजिकल और फैक्चुअल दोनों प्रकार के वेन डायग्राम हमने पढ़े थे, बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से, है ना। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे। यार मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, पता नहीं क्या क्या चीज है। ठीक है भाई, चलो मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, अब मैं एकदम से ना मास्क लगा के पढ़ाऊंगा, प्रदूषण भी है, मास्क लगा के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, जिससे कि आपको मेरे एक्सप्रेशंस ना देखे। ठीक है, तो मास्क लगा के आज की क्लास हम पढ़ेंगे। ठीक भाई, लेकिन आज की क्लास हम मास्क लगा के पढ़ेंगे, लेकिन इस मास्क का मतलब ये मत समझ लेना बेटा कि वो कोई मैडम आपको इतिहास पढ़ा रही है। ठीक है भैया, मैं रीजनिंग ही पढ़ाऊंगा, बेटर है मास्क निकाल लो, मैं क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं, टॉपिक पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसकी, अल्फाबेट की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अल्फाबेट की बात करने वाले हैं। ठीक है, हटा दिया भाई, हटा दिया, हटा दिया। चलिए, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों अल्फाबेट की। अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड एग्जाम बहुत सारे सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग शानदार तरीके से तैयार होंगे। देखो अल्फाबेट सारे दोस्तों ने सीखा होगा, क्या है अल्फाबेट सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये सबको याद होगा ना बेटा, बताओ, ये सब दोस्तों ने याद किया होगा। ठीक है, बचपन में रटते थे और इसके लिए कितने तमाचे खाए होंगे ये तो मैं कह नहीं सकता। कुछ छूट गया क्या, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू छूट गया, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए, अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है कि साउंड नॉट कमिंग। बेटा कुछ वीडियोस ऐसी होती है ना जिनको अनम्यूट करके देखना होता है। ठीक है, उसमें वॉल्यूम बढ़ा के देखना होता है, वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, उससे आपको जीवन में कुछ सीख मिलती है, आपके सिलेबस का ज्ञान बढ़ता है। सारी वीडियोस को आपको म्यूट पे लगाना जो है ना आपकी आदत पड़ चुकी है, तो एक बार म्यूट से हटा दो, देखो अभी तुरंत दंदना की आवाज आएगी।
लेकिन आपको तो आदत है म्यूट पे ही देखेंगे हम सारी चीजें, नहीं, इस क्लास को आपको अनम्यूट करके देखना है, ठीक है। चलो तो बढ़ेंगे भाई साहब आगे। आपसे बोला मैंने कि अल्फाबेट आपके पास कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने अल्फाबेट होते हैं भाई, 26 अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक। कितने पता नहीं कितने तमाचे गाल पे पड़े होंगे, कितने डंडे शरीर पे पड़े होंगे, तब जाके ये हमने बहुत मुश्किलों से याद किया था, ए से लेकर जेड तक, ठीक है भाई। और ए से जेड तक अगर हमने याद कर लिया है तो क्या इसकी जरूरत यहाँ पे है भाई कि ए से जेड तक हमें याद रहे तो हमारा काम चल जाए? बिल्कुल भी नहीं है। आपको अल्फाबेट याद है, बहुत बढ़िया। नहीं याद है, सॉरी, याद है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको अल्फाबेट याद करने से मतलब नहीं है। आपको जो है ना, इनकी प्लेस वैल्यूज याद आपको होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज क्या होती है भाई? रनिंग में नंबर लिखो, जो जिसके नीचे ऊपर आ जाए वो क्या होते हैं? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं भाई? अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज कहलाते हैं। रनिंग में आप नंबर लिख दो, ठीक है। और ये अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज है बेटा, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। बेटा ये आपको क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी ही पड़ेंगी, और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज है अल्फाबेट से रिलेटेड कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज रटनी पड़ेंगी। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू रटनी पड़ेगी। स्पष्ट शब्दों में लिख रहा हूं, रटनी पड़ेगी, ठीक है। रटना पड़ेगा आपको इसको, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को। अब आप कहोगे सर क्यों अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को क्यों रटे? आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो ना कि मैं इसको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर लूं। बेटा सारे के सारे तरीके धरे के धरे रह जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोई तरीका काम नहीं आता है, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करने के एकदम जो है ना निंजा टेक्निक बताई जाती है। कैसे? कि सर देखो, इस ई को ना थोड़ा सा इधर कर दो, ये 5 हो गया। ये एफ के पेट को बंद कर दो, ये 6 हो गया। जी के डंडे को नीचे खींच दो, 7 हो गया। एच का पेट बंद कर दो, 8 हो गया। आई को इस तरीके से लिखो, 9 हो गया। बेटा ये सारे के सारे तरीके धरे के धरे रह जाएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम में ये कोई भी तरीका आपको ना याद रहेगा। एग्जाम का प्रेशर इतना भयानक होता है कि ना आप याद कर पाओगे, और ना ही आप इसका पेट बंद करना आपको याद आएगा, ना डंडा नीचे खींचना याद आएगा, ये सब भूल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन तरीकों पे, जो ये निंजा टेक्निक है ना, इन तरीकों पे आपको नहीं जाना है। आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को रटनी है। क्यों रटनी है आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज? क्योंकि इस पूरे पर्टिकुलर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू टॉपिक से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 प्रश्न होगा। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अगर 5 से 6 प्रश्न आपके अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज से हैं, तो इसका मतलब बेहतर है कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता कि इसका डंडा खींच के हम 7 बनाए, पेट बंद करके 8 बनाए, ठीक है ना। इसकी प्लेस वैल्यू को हम क्या करेंगे? रट लेंगे। कैसे रटेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है कि सर रटने का कोई तरीका बताइए कि कैसे आसानी से याद हो जाए। बढ़ती उम्र के साथ यादाश्त घटती है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी यादाश्त कमजोर होती जाएगी। उस दौरान कोई चीज अगर आपको रटने को दे दी जाए तो आपके पेट में दर्द होगा कि नहीं सर रटा तो नहीं जाता है ना, रटा तो नहीं जाता है, कोई और तरीका बताओ। तो मैं आपको तरीका बताऊं कि कोई भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है कि स्टेटमेंट कि माय नेम इज खान नहीं है, माय नेम इज संदीप, माय नेम इज संदीप एंड आई टीच रीजनिंग, एंड आई टीच रीजनिंग, ठीक है। आई टीच रीजनिंग, माय नेम इज संदीप एंड आई टीच रीजनिंग। अब ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया दोस्त। अब इनकी प्लेस वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दो। इनकी प्लेस वैल्यूज क्या करो? लिखना स्टार्ट कर दो। ऐसे 10 स्टेटमेंट लिखोगे, 11वें पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। 13 ये प्लेस वैल्यू आप सीधा सीधा लिखो। ऐसे कोई स्टेटमेंट बनाओ, लिखो 13
25, 14, 1, 13, 5, 9, 19, 19, 1, 14, 4, 5, 5, 16, 1, 14, 4, 9, 20, 5, 1, 3, 8, 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14 और 7। देखो प्यार से याद हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो अगर आप इस तरीके से प्लेस वैल्यूज लिखते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से, सॉरी, इस तरीके से अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, लगभग 8-10 स्टेटमेंट लिखते ही आपको क्वेश्चन का मतलब कि प्लेस वैल्यूज याद हो जाएंगी। ठीक है भैया। तो आपको कह रहा है कि आपको बहुत अच्छे से याद है। बेटा मैंने भी रटी है, आपको भी रटना है आगे चल के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को रटना है। अच्छा, कोई बच्चा आता है कहीं दूर दराज के इलाके से, कोरिया से, युगांडा से, वो आके कहेगा अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास तो एक और तरीका है। क्या सर? एक तरीका है इजोटी। सर इसको हमने 5-5 पे तोड़ा है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है। सर इस तरीके से हमने तोड़ा और यहां से भी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके सवाल, किसी एक सवाल को करने में अगर आपको 2 मिनट का समय दिया जाए तो आप बिल्कुल इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल, आपके सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ के उस सवाल को सॉल्व भी 10 से 15 सेकेंड में करना है तो क्या आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताओ। आप कहोगे, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे अच्छा एल तो जे के बाद आता है, ओ के पहले आता है। जे के कितने बाद आता है? सर 2 बाद आता है। जे की वैल्यू कितनी? 10, तो एल की कितनी होगी? 2 जोड़ के 12। इतना समय लग जाएगा, आपके सवाल का समय ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नहीं पता हो तो एक और बता देता हूं मैं, सिफिलोरक्स भी एक आपका वर्ड है, सिफिलोरक्स, जिसको अगर आप याद करें तो 3-3 के मल्टीपल पे तोड़ा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अपेक्षाकृत इससे ज्यादा आसान ये है, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है कि भाई साहब इससे बढ़िया प्लेस वैल्यू रट ले, नाम नहीं रटा जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज जो है ना तो कंपैरिजन से चाहिए और ना ही आपको ये निंजा टेक्निक से चाहिए। आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अगर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को रटेंगे तभी जाके 5 से 6 प्रश्नों पे आपका कमांड अच्छे तरीके से बन पाएगा। तो बताओ मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पहला टारगेट और पहला मकसद क्या है अपना, बताओ। पहला मकसद यह है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को रटना है और मकसद नहीं भूलना है। ठीक है भैया, ये मकसद आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को क्या करना है, रटना है। ठीक है, चलो दोस्त अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। और अगला पॉइंट क्या है जरा उसे ध्यान से समझो। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को तो रटना है और ये अच्छे से समझ गए हम कि क्यों रटना है। अब उसके आगे समझते हैं कि और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज अगर आप याद कर लोगे तो रिवर्स साइड से आप प्लेस वैल्यू निकाल पाओगे। रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू आप निकाल पाएंगे जब आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को रटेंगे। ठीक है भाई। अब अगर मैं कह देता कि रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू भी रट लो तो आप कहोगे सर अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इससे बढ़िया हम तैयारी ही ना छोड़ दे, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा अल्फाबेट की अगर प्लेस वैल्यूज आपको रटनी है तो रिवर्स साइड से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? Z को 1, Y को 2, X को 3, W को 4 ऐसे मान के आपको रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकाले जरा ध्यान से समझना। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद है तो रिवर्स साइड से जब भी किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्रंट साइड से 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। 27 माइनस फ्रंट साइड प्लेस वैल्यू, 27 माइनस फ्रंट साइड प्लेस वैल्यू क्या कहलाती है, रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि टी का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू मुझे निकालना है तो टी का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि 27 में से इसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू जो कि कितनी है 20 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आया 7। अब जरा गिन के देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
रिवर्स साइड से टी कौन से प्लेस पे आ रहा है, 7वें प्लेस पे आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई एल का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू आपको निकालना है, तो एल का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 27 में से क्या करेंगे, फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे जो कि 12 है, तो कितना आया 15। देखो 7 तक तो यहां गिन लिया था, 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15वें स्थान पे आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि बताओ जी का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू कैसे, तो जी का रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 27 में से उसके फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू जिसको आपने रट रखा है जो कि कितना है 7, 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 20। देखो 15 तक यहां था, 16 17 18 19 और 20 आया। ठीक है, तो जब भी आपको अल्फाबेट की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालनी हुआ करे तो आपको क्या करना है कि अल्फाबेट की रिवर्स साइड से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उसके 27 में से अल्फाबेट की फ्रंट साइड की प्लेस वैल्यू को माइनस करेंगे, रिवर्स साइड से निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ये बात अगर प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गई है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला और पॉइंट कौन कौन से याद करने हैं आपको। ठीक है, और बेटा याद तो करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू तो एटलीस्ट याद करना पड़ेगा, हल्के में मत लेना, मजाक में मत ले लेना बेटा, प्लेस वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगला है अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 2 लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 हो जाए। 2 लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना हो जाए, 27 हो जाए। ठीक है, 2 लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 हो जाए। तो अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद है बेटा तो आप यहां से अपोजिट लेटर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एल का अपोजिट बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर एल की वैल्यू 12, 12 में क्या जोड़ देगी 27 हो जाए, 15, 15 पे आएगा ओ, तो एल 12 प्लस 15 कितना हुआ 27। देखो ये सारे लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं तो सबकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 27 ही है। कैसे सर 14 13 27, 15 12 27, 16 11 27, 17 10 27, 18 9 27, 19 8 27, 20 7 27, 21 6 27, ये सारे के सारे क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना है 27। तो अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज याद है तो क्वेश्चन में अपोजिट भी आराम से निकाल सकते। जैसे मैं आपसे कहूं एच का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप कहोगे एच की प्लेस वैल्यू 8 है, क्या जोड़ दे 19, 19 पे क्या आता है एस आता है, क्या आता है भैया एस। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एफ का अपोजिट लेटर क्या है, तो आप कहोगे एफ की प्लेस वैल्यू 6, क्या जोड़ दे कि 27 हो जाए यू, 21, और 21 पे क्या आता है यू आता है। तो अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो आप अपोजिट लेटर्स भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आपने इसके लिए थोड़ी ना क्लास ज्वाइन किया था कि नहीं सर हमको अपोजिट प्लेस वैल्यू के बेस पे निकालना है, हमें मजा चाहिए थोड़ा सा कि भाई हम निकालें कैसे, है कि नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक कहानी स्टोरी के माध्यम से आपको मैं ये पूरी की पूरी प्लेस वैल्यूज याद करवा दूंगा। एक स्टोरी के माध्यम से आपको अपोजिट लेटर्स याद करवा दूंगा, सॉरी अपोजिट लेटर्स। आपको अपोजिट किससे याद करवाना है, एक स्टोरी के माध्यम से। जरा देखो ध्यान से, अब कहानी सुनना बहुत इत्मीनान से, बेहतरीन तरीके से। क्या सुनोगे, कहानी सुनो जरा ध्यान से। आप सारे लोग अपने अपने घर में रहते हो ना, बोलो सारे बच्चे अपने अपने घर में रहते हैं, मम्मी पापा हैं घर में, तो मम्मी कभी पापा को नाम से नहीं बुलाती, कैसे बुलाती हैं बताओ जरा, मम्मी पापा को कैसे बुलाती हैं, ए जी बोल के बुलाती है ना, ए जी, मतलब जिसके घर में संस्कार बचा हुआ है अभी भी मम्मी पापा को ए जी ही बोलती हैं। क्या बोलती हैं, ए जी। ठीक है, अगर मान लो कोई भरी जवानी में आपको ए जी बोल दे, कोई भरी जवानी में आपको ए जी बोल दे, आप उसे तुरंत क्या बोल दो, बाय बोल दो। बोलो अभी हमारी उम्र थोड़ी हुई ए जी कहलवाने वाली, आप तुरंत क्या बोलोगे, बाय बोलोगे। देखो गर्मियों का मौसम था प्यारे दोस्तों, और गर्मियों के मौसम में अमूमन दोपहर का जो समय होता है उसमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है तो हल्का फुल्का ढूंढते हैं हम, और हल्का फुल्का में हम ढूंढते हैं कि कोई ऐसी पैकेट बंद चीज मिल जाए मुझे जिसको खा के मेरे आत्मा को तृप्ति मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या खरीद लेते हैं, छोटी मोटी, मान लो कि हमने एक क्रैक्स खरीद लिया। अच्छा क्रैक्स खरीद लेंगे तो गर्मी में देखो मुंह सूखता बहुत है, तो क्रैक्स ऐसे ही तो चबाएंगे नहीं,
है कि नहीं। तो उसके साथ आपने एक ड्यू, क्योंकि डर तो आपको लगता ही है कि एसएससी का एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आपने एक ड्यू की बोतल खरीद ली क्रैक्स के साथ खाने के लिए, और आपने कहा कि अब हम एसएससी का एग्जाम निकाल देंगे, हमारा डर हो गया खत्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप भाई साहब धीरे धीरे घर में बड़े हो रहे हैं, और बड़े हो रहे हैं तो आपने जो है भाई आपको बाइक चलानी मतलब सीख गए हो कम उम्र में ही, और धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, और आपने पापा से जिद लगा दी भाई साहब कि मुझे मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। और आजकल आपने देखा प्यारे दोस्त कि हर एक कंपनी प्रदूषण के प्रति कितनी ज्यादा सजग हो गई है। हर एक कंपनी अपने अपने मार्केट में ईवी निकाल रही है। क्या निकाल रही है? ईवी निकाल रही है। आपने बिल्कुल पापा से जिद कर दी, मुझे पापा पापा ईवी चाहिए, ईवी चाहिए, ईवी चाहिए। पापा ने बोला क्या करोगे ईवी, क्या करोगे ईवी? तो इसके आगे वाला बहुत सारे मायने निकल सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो उचित लगे देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपने क्या कहा कि पापा पापा मुझे ईवी चाहिए। पापा कहेंगे क्या करोगे? आपने कहा कि मैं जीटी रोड पे चलाऊंगा। किस पे चलाऊंगा? जीटी रोड पे चलाऊंगा। कहां चलाऊंगा बेटा? जीटी रोड पे चलाऊंगा। पापा ने कहा हट पगले, हाई स्कूल तो पास हो नहीं तुम, तुम्हारा लाइसेंस कैसे हम बनवाएंगे? हाई स्कूल तुम पास हो नहीं, तुम्हें हम जो है ना ईवी नहीं दे सकते। ठीक है, तुम्हें हम जो है गाड़ी नहीं दे सकते। और आपने कुछ ज्यादा ही जिद कर दी पापा से कि नहीं नहीं मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ईवी चाहिए, ईवी चाहिए। ठीक है। तो पापा ने देखा कि अब ये बच्चा मानेगा नहीं, तो पापा ने उसकी टिकट करवा दी इंडियन रेलवेज में कि बेटा तुम अब बाहर जाओ, शहर में जाके अच्छे तरीके से एसएससी की तैयारी करो। तो पापा ने क्या करवा दी भाई? इंडियन रेलवेज की टिकट करवा दी। क्या करवा दी? इंडियन रेलवेज की टिकट करवा दी। अब भाई साहब बड़े भारी मन से वो बच्चे का कर्म बचपन से ही खराब थे, बड़े भारी मन से वो गया और इंडियन रेलवेज में जाके बैठ गया। इंडियन रेलवेज में अगर वो जाके बैठ गया, ठीक है, तो जैसे ही बैठा वैसे ही उसको दिखी वहां जैकलिन। कौन दिख गई भैया? जैकलिन। अब उसके कर्म तो खराब ही थे बचपन से, जब इसी उम्र में वो ईवी मांग रहा है तो उसके कर्म तो खराब ही थे। उसने जैकलिन को ऐसे घूरा कि जैकलिन ने मुंह फेर लिया, टेढ़ा कर लिया मुंह। ऐसे कैसे घूर रहा? ऐसे मुंह कर लिया। जैकलिन ने मुंह टेढ़ा कर लिया तो उस बच्चे को यार पसंद नहीं आएगी, आखिर मैं उसे देख रहा था तो उसने मुंह टेढ़ा क्यों किया। ठीक है। तो बच्चा टेंशन में, वैसे टेंशन में ऐसी किसी भी चीज को जो है ना, किसी भी चीज की मार्केटिंग या किसी भी चीज की ब्रांडिंग को मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। ठीक है भैया। तो अब भाई साहब जैसे ही मुंह टेढ़ा किया, बच्चे के कर्म खराब तो थे ही, उसने झट से पॉकेट में जेब में हाथ डाला और एक पुड़िया निकाल ली। किसकी? पुड़िया निकाल ली भैया और चबाने लग गया। चबाने लग गया। जैसे ही वो चबाने लग गया और थोड़ा सा गैप हो गया था भैया उसके देखने में और जैकलिन के मुंह टेढ़ा करने में, लेकिन ऐसे ही मुंह करके कोई कितने देर तक बैठेगा? कभी ना कभी तो वो सीधा करेगा। और तब तक वो चबा रहा लड़का और सोच रहा है कि आखिर इसने मुंह टेढ़ा कर लिया। और जैसे ही उसके बाद से भाई साहब उसके गर्दन में दर्द हुई, जैकलिन के वो सामने खड़ी हुई, तो भाई बच्चा पहले से चबा तो रहा ही था, उसने तुरंत इस मौके का लाभ लिया और क्या बोला? जैकलिन को तुरंत एक और जेब से पुड़िया निकाली, बोला लो। क्या बोला? लो और मन से खाओ, लो और मन से खाओ। ठीक है भैया। इस तरीके से भी आप अपोजिट वैसे याद कर सकते थे, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है इस तरीके की अपोजिट को याद करने का। ठीक है भैया। आप वैसे भी ये मान के चलिए, दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना होता है? 27 होता है। दो लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट तभी होते हैं जब उनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना होता है? 27 होता है। वो कह रहा प्रमोशन कर रहे हो, ले मिटा दिया, प्रमोशन खत्म। चलो, तो अब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज को याद करना ही है, करना ही है, करना ही है। किसी भी कीमत पे आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद करना है। ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ ज्यादा ही उत्साह में आ गए बच्चे, इतना उत्साह में वैसे आना नहीं था, है कि नहीं? इतना उत्साह में वैसे आपको आना बिल्कुल नहीं था भाई, आप कुछ ज्यादा ही उत्साह में आ गए। ठीक है।
ज्यादा ही उत्साह में आ गए। चलो, तो अगर ये बात समझ में आ गई दोस्तों, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो अल्फाबेट से रिलेटेड टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है क्या दोस्तों? पेयर फॉर्मेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्म निर्माण। क्या बोलते हैं? युग्म निर्माण, पेयर बनाना, युग्म निर्माण। ठीक है। अरे एक लड़का कानपुर का हो, लखनऊ का हो, बनारस का हो, तुम्हें क्या मतलब है? लड़के की फीलिंग लो, लड़के के पीछे क्यों पड़ रहे हो? और लड़के के पीछे ही लड़का पड़ रहा है, बताओ, ये कोई बात होती है यार? अरे कहीं का भी हो, तुम्हें क्या मतलब है उसका? अब सवाल पे आते हैं भाई। अब ज्यादा बातें हो गई, अब क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा प्यारे दोस्त, पेयर फॉर्मेशन, युग्म निर्माण एक टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न तो आजकल नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना। उसके लिए अब आपका चैट करूंगा मैं बंद, कर दूं बंद ना? चलो अब जरा ध्यान से सुनो। मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पे एक शब्द लिखा सर, एम्बुलेंस। क्या लिखा? एम्बुलेंस। और यहां मैंने लिख दिया प्यारे दोस्त ABCDEFGHI। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इस शब्द एम्बुलेंस में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। जैसे आप इससे भी हटाओ, एक सिंपल समझो, यहां पे लिख दिया मैंने एबैकस। ठीक है। मैंने कहा इस एबैकस शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। ये, और अगर वो दो अक्षर के बीच में उतने ही अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में पाए जाते हैं तो वो दोनों अक्षर एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे। इसी को हम बोलते हैं पेयर फॉर्मेशन। ठीक है। जरा देखो, मैंने आपसे कहा कि एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट में ए के बाद क्या आता है? बी आता है, और यहां भी ए के बाद क्या आया है? बी आया है। इसका मतलब ए और बी के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में आते हैं, तो ए और बी पेयर बनाएगा। अच्छा, ए बी के बाद क्या आता है? सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। क्या कोई लेटर आया? नहीं आया। बी के बाद देखो सी डी ई एफ, कोई लेटर आया? नहीं। ए के बाद बी सी डी, कोई लेटर आया? नहीं। सी के बाद डी ई एफ, कोई लेटर नहीं आया। यू के बाद भी नहीं, एस के बाद भी नहीं। रिवर्स से भी देखेंगे हम, रिवर्स से चेक करेंगे। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं आया। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आया। सी के बाद डी ई एफ नहीं आया। ए के बाद वापिस देखो, ए के बाद वापिस इंग्लिश अल्फाबेट में बी आता है, और बी के बाद सी आता है। तो एबैकस में ऐसे दो लेटर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में। जैसे एक और शब्द समझते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे कह रहा हूं डिप्लोमैट, डिप्लोमैट, एक शब्द लिख रहा हूं डिप्लोमैट, आपसे बोला गया कि डिप्लोमैट में बताइए अक्षरों के बीच में उतना ही अक्षर होना चाहिए जितना एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होता है। वो बात आपको ज्ञात करनी है। ठीक है। अब आपने क्या कहा कि सर डी के बाद क्या आता है? इंग्लिश अल्फाबेट की तरीके से आपको गिनना है, और सीक्वेंस में जो लेटर आ जाए वो पेयर बनाएगा। देखो कैसे, डी के बाद इंग्लिश अल्फाबेट में ई एफ जी एच आई जे के आता है। क्या कोई लेटर आया यहां पे? डी के बाद आने वाले लेटर जो इंग्लिश अल्फाबेट में सीक्वेंस में है, क्या कोई भी लेटर यहां पे आया? आप कहोगे नहीं। आई के बाद देखो जे के एल एम, आई और एम के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं बताओ? जे के एल, और उसके बाद एम आता है। आई और एम के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में 3 लेटर होते हैं। यहां पे भी आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। इसका मतलब आई और एम के बीच में एक पेयर बनेगा। ठीक है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एम तक तो हो गया, लेकिन छोड़ना नहीं है, आगे भी घसीटना है। एम के बाद एन ओ नहीं आया। उसके बाद पी देखो, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, क्या कोई लेटर आया इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग? नहीं आया। एल के बाद देखो एम एन ओ पी, कोई लेटर आया? नहीं। ओ के बाद देखो पी क्यू आर, नहीं आया। एम के बाद एन ओ नहीं आया। ए के बाद नहीं आएगा। आगे देखो, रिवर्स से भी चेक करेंगे जरूर से जरूर। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई लेटर नहीं आया। जेड जैसे ही आता है वैसे खत्म, आगे नहीं पढ़ते हैं। आगे देखो, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, नहीं आया कोई लेटर।
एम के बाद NOP। अब आप मुझे बताओ एम और पी के बीच में यहां कितने लेटर हैं? 2। और एक्चुअल में आप मुझे बताओ एम और पी के बीच में कितने लेटर होते हैं? आप कहोगे 2। एम के और पी के बीच में एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 2। और यहां भी एम और पी के बीच में कितने लेटर है? 2। इसका मतलब एम और पी के बीच में क्या बनेगा? पेयर बनेगा। एम और पी के बीच में क्या बनेगा? पेयर। पी के बाद क्यू आर नहीं बना, उसके बाद ओ के बाद देखो, ओ के बाद PQRS नहीं बना, एल के बाद MNO नहीं बना, पी के बाद QR नहीं बना, आई के बाद नहीं बना। तो ऐसे कितने पेयर बन गए? 2। तो शब्द डिप्लोमेट में ऐसे 2 पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। तो हम क्या बनाएंगे कि इस सवाल में हमारे पास कितने पेयर पाए जा रहे हैं? 2 पेयर पाए जा रहे हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक और सवाल ले लेते हैं, और मैंने आपसे कहा कि रीजन, एक सवाल लेते हैं हम रीजन, या रीजन नहीं लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं गाइडलाइन। क्या ले लेते हैं? गाइडलाइन। ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं गाइडलाइंस। गाइडलाइंस। ठीक है। अब इस गाइडलाइंस में आपको बताना है ऐसे अल्फाबेट के कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं। ठीक है। अब जरा देखो, अभी तक हम एक एक करके गिन रहे थे ना, अभी तक हम एक एक करके गिन रहे थे। अब हम थोड़ा अपने प्रोसेस को चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। अगर आप अल्फाबेट गिने, अपेक्षाकृत आपका कम समय लगेगा। कब? जब आप इसमें नंबर्स अंकित कर देंगे। जैसे यहां लिख दिया मैंने 7, 21, 9, 4, 5, 12, 9, 14, 5 और 19। ठीक है भाई। और आपको यह बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नंबर्स गिनना ज्यादा आसान होता है लेटर्स गिनने की अपेक्षा। ठीक है। और दूसरी बात यह भी कि नंबर्स में आप एलिमिनेशन भी बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? जरा देखना। सर 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9, तो 7 और 9 के बीच में 8 का गैप होता है, मतलब एक नंबर का गैप होता है, एक लेटर का गैप है। तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि जी और आई के बीच में एक लेटर का गैप होता है। एक्चुअल में भी देखो जी और आई के बीच में कितने लेटर होते हैं? 1। यहां पे भी जी और आई के बीच में कितना लेटर है? 1। ठीक है ना। तो जी और आई के बीच में एक पेयर बनेगा। 7 के बाद 8, 9 बना दिया, 9 के बाद 10, 11, 12। देखो 7 और 12 ये सीक्वेंस में आ गया ना, कि 7 और 12 सीक्वेंस में आया। रनिंग में नंबर गिनिए और एकदम परफेक्ट नंबर आना चाहिए, उनके बीच में गैप उतना ही होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि 7 और 12 के बीच में कितने का गैप है? 8, 9, 10, 11, 4 नंबर का गैप है। और यहां पे देखो कितने नंबर का गैप है? 1, 2, 3, 4, 4 नंबर का यहां भी गैप है 7 और 12 में। ठीक है। ऐसे ही 7 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा। तो 7 और 14 के बीच में कितने का गैप होता है? आप कहोगे 12, 13 और 14। 7 और 14 के बीच में 4 ये और 2 ये, 6 का गैप है। और यहां भी 7 और 14 के बीच में देखो कितने का गैप? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का गैप है। तो 7 और 14 के बीच में एक पेयर बनेगा। फिर आगे 15, 16 नहीं बना। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26। जैसे ही 26 आ जाए, क्योंकि अल्फाबेट हमारे 26 ही होते हैं, तो हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जेड के बाद वापस ए से मत स्टार्ट कर देना। ठीक है ना। जैसे ही जेड आ गया हम उसके अगले वाले लेटर पे स्विच कर जाएंगे। तो यहां पे देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 खत्म, आगे बढ़ो। 9 के बाद 10, 9 के बाद 10, 11, 12। अब मुझे बताओ कि 9 और 12 के बीच में कितने नंबरों का गैप होता है? 2 नंबरों का। और यहां भी 9 और 12 के बीच में कितने नंबरों का गैप है? 2 नंबरों का। तो इसका मतलब 9 और 12 के बीच में एक पेयर बनाएगा जिनके बीच में उतनी ही संख्या है जितनी एक्चुअल में डिजिट गिनने के दौरान संख्याएं पाई जाती हैं। या ये भी कह सकते हैं इनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितना एक्चुअल में इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में लेटर होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 9 और 12 के बीच में, मतलब आई और एल के बीच में कितने लेटर होते हैं? जे और के होते हैं, 2 लेटर होते हैं। और आई और एल के बीच में यहां भी कितने लेटर हैं प्यारे दोस्तों? 2 लेटर है। तो आई और एल के बीच में एक पेयर बनेगा। 12 के बाद 13 और 14। देखो 9 और 14 के बीच में कितने लेटर होते हैं? तो आप मुझे बताओ, 9 और 14 के बीच में 10, 11, 12, 13 4 लेटर होते हैं ना। यहां पे भी देखो 1, 2, 3, 4 है, 4 नंबर है। तो 9 और 14 के बीच में उतने ही नंबर है जितने एक्चुअल में होने चाहिए। तो 9 और 14 के बीच में एक पेयर बनेगा। फिर 15, 16 आगे नहीं बना। फिर 4 के बाद देखो 5, लगातार 4 के बाद तुरंत 5 आता है, तो 4 के बाद तुरंत 5 यहां पे भी आया है। ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बना।
5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बना। 12 के बाद देखो 13 और 14, 12 और 14 के बीच में एक अंक का गैप होता है और 12 और 14 के बीच में यहां भी एक अंक का गैप है, ठीक है। 15 16 आगे नहीं बना। 9 के बाद देखो 10 11 नहीं बना, 14 के बाद भी नहीं बनेगा। क्यों एलिमिनेशन कर रहे हैं? क्योंकि 14 के बाद 15 16 आना चाहिए ना। 14 के बाद 5 आया, फिर 19 आया, उसके बाद खत्म हो गया, तो क्या कोई पेयर बनेगा? नहीं। 5 के बाद नहीं, रिवर्स से भी चेक करो। 19 के बाद देखो 20 21 22 23 24 25 26 खत्म। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 खत्म। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 खत्म। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 खत्म। 12 के बाद 13 14 15 16 17 खत्म। 5 के बाद 6 7 8 9 खत्म। 4 के बाद 5 6 और 7। देखो 4 और 7 के बीच में उतने ही नंबर हैं जितना एक्चुअल में नंबर्स के बीच में गैप होता है। 4 और 7 के बीच में 2 नंबर का गैप है, यहां भी 2 नंबर का गैप है, तो ये एक पेयर बनाएगा। 9 के बाद नहीं बनेगा, 21 के बाद नहीं बनेगा। टोटल पेयर कितने बन गए प्यारे दोस्तों? देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहां पे टोटल 8 पेयर बने। तो यहां पे अक्षरों के टोटल ऐसे 8 पेयर बने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट के बीच में होते हैं, ठीक है। और यही पेयर आपको क्या करना है? गिनना है। एग्जाम में इस प्रकार से सवाल अब नहीं पूछे जाते, पहले पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेंगे कि अगर पूछा ही गया तो हमसे क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। क्लियर है? चलो, आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी तो पहला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए फटाफट, क्या आएगा? बोलो भाई। देखो सर, अगर मैं बात करूं डेयर डेविल की, तो ये 4 है, ये 1 है, 18 है, 5 है, 4 है, 5 है, 22 है, 9 है, 12 है, ठीक है। अब जरा देखो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 और 12 के बीच में एक पेयर बनेगा। 4 और 12 के बीच में एक पेयर। ऐसे देखो 1 के बाद 2 3 4, 1 और 4 के बीच में, और वैसे ही 1 और 5 के बीच में। 6 7 8 नहीं बना।
18 के बाद 19 20 21 22, 18 और 22 के बीच में एक पेयर बनेगा, 23 24 नहीं। 5 के बाद 6 7 8 9, 5 और 9 के बीच में एक पेयर बनेगा, आगे 10 नहीं बना। फिर 4 के बाद कौन सा बनेगा भाई, 4 के बाद 5 नंबर एक पेयर बनेगा, 6 7 8 नहीं। 5 के बाद 6 7 8 नहीं, 22 के बाद नहीं, 9 के बाद नहीं। 12 के बाद देखो 13 14 15 16 17 18, 12 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा, 19 20 आगे नहीं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 नहीं बना। 22 के बाद 23 24 25 26 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बना। 4 के बाद कौन सा बनेगा, 5 बनेगा, 6 7 8 नहीं बना। 5 के बाद 6 7 8 नहीं, 18 के बाद नहीं, 1 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बन गए भैया, देखो 1 2, ये 2 पेयर बने। 2 के बाद ये 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने पेयर बने, 8 पेयर। टोटल कितने पेयर बने भैया, 8, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। क्लियर है भाई। बोलो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी बताओ। बोलो भाई, फटाफट बताओ भैया क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ, बोलो। देखो कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे करें, तो भाई 3 15 13 16 21 20 5 और 18। 3 के बाद देखो 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बना। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 नहीं बना। 13 के बाद 14 15 16 17 18, 13 और 18 के बीच में एक पेयर बनेगा। 16 के बाद 17 18 19 20 नहीं बना। 21 के बाद 22 23 24 नहीं, 20 के बाद नहीं। 18 के बाद 19 20 एक पेयर ये बनेगा। 18 के बाद 21 दूसरा पेयर ये बनेगा। 22 बाद सारे बड़े नंबर आएंगे, तो ये 16 13 15 तो कुछ करेगा नहीं, ठीक है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं। 20 के बाद क्या बनेगा, 21, 22 23 24 25 नहीं बना। 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं। 16 के बाद नहीं बनेगा, 13 के बाद नहीं, 15 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने, 4। कितने पेयर बन गए, 4। कोई 2 गिन रहा है, कोई 3 गिन रहा है, कोई कुछ 5 गिन रहा है। भाई साहब ऐसे कैसे गिन रहे हो, देखो एक झटके में इस प्रकार के सवाल का उत्तर सही होना चाहिए। अगर उसके बाद दूसरा टेक लेते हैं तो फिर भाई साहब आप दूसरे प्रश्नों का समय खा रहे हैं, ठीक है ना, फिर आप दूसरे प्रश्नों का समय खा रहे हैं। क्लियर है। चलो अगले प्रश्न का उत्तर बताओ जरा, एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो।
बोलो भाई। फटाफट बताइए। देखो 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9, 14 और 7। ठीक है भैया। 18 बाद 19, 20, 21, 22 बनेगा नहीं। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बना। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 और 7 के बीच में एक पेयर बनेगा। 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं बना। 9 के बाद नहीं बना। रिवर्स देखो 7 के बाद 8 और 9 एक पेयर ये बनेगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 14 के बाद फिर कौन सा बनेगा? 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 19 के बाद 20, 21 नहीं बना। 1 के बाद नहीं। टोटल कितने पेयर बने? 3। कितने पेयर बन गए प्यारे दोस्तों? 3 पेयर। ठीक है, कर लेंगे क्या इस प्रकार का सवाल? फटाफट बताइए, क्या इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी बोलो भैया। चलो, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो अब कल की क्लास में देखो अल्फाबेट टेस्ट था आज, ठीक है, और प्लस में हमने पढ़ा पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन के सवालों को पढ़ा। कल की क्लास में पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन और साथ ही साथ डिक्शनरी के क्वेश्चन जो कि अल्फाबेट से ही आधारित होंगे उसको खत्म किए जाएंगे। ठीक है, आपसे ये एक आपके लिए होमवर्क है और आपसे ये आग्रह भी है कि आप जब अगली क्लास में आए तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को जरूर याद कर लें। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला पूरा का पूरा हफ्ता अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के इर्द गिर्द ही चलने वाला है। तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद करना है, रट के आना है। ठीक है भैया, क्योंकि अगला पूरा का पूरा हफ्ता जो है ना अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के इर्द गिर्द हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। और जब आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यूज नहीं याद होंगी तो सवाल जब आप नहीं कर पाएंगे तो आप मायूस हो जाएंगे। ठीक है भैया, और मैं नहीं चाहता कि आप मायूस हो, इस वजह से आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को जरूर से याद करके आए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा और उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जहां पेयर फॉर्मेशन और साथ ही साथ डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। और डिक्शनरी का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, उसके बारे में बात करेंगे। और पेयर फॉर्मेशन के कुछ नए और अच्छे सवाल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।